नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आयुर्वेद, योग और चिकित्सा यूनानी विभाग की ओर से आरोग्य मेला 2025 का उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला 1 मार्च से 4 मार्च तक जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। इस दौरान आयुर्वेद, योग और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। मेले के उद्घाटन सत्र में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ और जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर शामिल हुए। उनके साथ ही कई चिकित्सा विशेषज्ञों और संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 4 दिन तक चलने वाले इस मेले में लोगों को स्वास्थ्य परामर्श, निशुल्क जांच, चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी मिलेगी। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा, हर एक जन आंदोलन के रूप में जनता तक इस आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी होम्योपैथी, सिद्धा, इस पद्धति का सभी को ज्ञान हो और ज्ञान के बाद इस पद्धति का लाभ लेने के लिए यहाँ इस मेले में आए, ताकि हमारे बहुत अच्छे जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उनका इलाज हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो हमारा स्वास्थ्य में कई जो रोग आते हैं वो रोग आए नहीं, उससे पहले भी इससे कई प्रकार की हमारी जो जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयाँ हैं वो सेवन करेंगे तो शायद हम उन रोगों से निजात पाएंगे जो हमारे शरीर में नहीं लगे, प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़ेगी। मैं कहना चाहूँगा कि इस मेले में जिस तरह से विभाग काम करता है, जिस तरह से हमारे चिकित्सक काम करते हैं, उनका लाभ हमारी आम जन को मिले, आम जनता को मिले। इसके लिए मैं सभी से और आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी को यही कहना चाहूँगा कि सब आके और इसमें भाग लें, इस पद्धति को जानें, इस पद्धति का लाभ लें, इस पद्धति से आप उपचार करें। सर, इन पद्धतियों को सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस आयुष विभाग को इन्होंने प्रोत्साहित किया है और बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, इसी की संकल्पना लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से हमारी सरकार बनने के बाद हम हर तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में पहुँचे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसके द्वारा उपचार हो। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध खत्म होने के 1 दिन बाद ही फिर से असंसदीय भाषा का मामला सामने आया। जनजातीय और सामाजिक न्याय विभाग की अनुदान मांगों पर बहस जारी थी। इस दौरान डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इस बीच जब सत्ता पक्ष के एक अन्य विधायक द्वारा घोघरा को टोका तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया। मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। पक्षपात नहीं करें आप। हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय। वहीं कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा के आपत्तिजनक शब्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी विधायकों की जिम्मेदारी है और इस तरह की भाषा न तो कांग्रेस की संस्कृति है और न ही सदन की परंपरा। टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि जब ये बयान दिया गया तब वे सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि लंच के जिस समय ये घटना हुई उस समय मैं सदन के अंदर मौजूद नहीं था। मेरे पीछे से ये बात हुई और अभी मुझे इस घटना का पता चला है। ये हमारी संस्कृति नहीं है और विधानसभा की परंपरा भी नहीं है। मैं माननीय सदस्य से इस बारे में बात करूंगा कि क्या स्थिति थी, किस वजह से उन्होंने ये शब्द कहे। ये शब्द मैं समझता हूँ हमारे कतई हमारी पार्टी ने समर्थन करती है, न मैं समर्थन करता हूँ, और इसको हम दुरुस्त कराएंगे और इसको कार्रवाई से भी डिलीट कराएंगे। सर, अपने विधायक दल की बैठक में भी विधायक दल की बैठक अभी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का गतिरोध जो हुआ है वो एक अच्छा संकेत नहीं है। गतिरोध भले ही टूट गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ अभी मन धीरे धीरे साफ होंगे। मन साफ नहीं है। मन जब तक साफ नहीं होंगे, जब तक ऐसी स्थिति फिर बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग बैठ के और सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए।
खबर अजमेर से है। दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे को लेकर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में दरगाह कमेटी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था, जिसके बाद 1 मार्च तक का समय दिया गया था। सिविल कोर्ट के मुख्य दरवाजे पर पुलिस तैनात की गई है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता आज अजमेर नहीं आएंगे। उनके वकील अजमेर पहुंच चुके हैं। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर याचिका लगाई थी। इसके बाद दरगाह कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान अपने निवास पर हमेशा की तरह जनसुनवाई की। शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए 144 साल बाद बने कुंभ के विशेष संयोग में 67 करोड़ लोगों द्वारा डुबकी लगाने के विषय पर बातचीत करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत का गौरव और गरिमा जिस रूप में आस्था और विश्वास के साथ कुंभ की बनी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का विश्वास भारतीय संस्कृति और एकता में कितना है। जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का पुण्य, कुंभ का धार्मिक पक्ष, कुंभ का आस्था भाव एक तरफ है। इस कुंभ ने जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में एक बार फिर बांधने और पूरे भारत के हर कोने से आए हुए व्यक्ति के मन में ये विश्वास जगाने कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते एक हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की कोशिश का मामला तूल पकड़ चुका है। इसके विरोध में अजमेर शहर पूरी तरह से बंद रहा। विभिन्न संगठनों ने आज इस बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। इस वक्त अजमेर के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। दुकानें बंद और व्यापारी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बाजार भी पूरी तरह आज बंद है। दरगाह खादिम समुदाय के लोगों ने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राजस्थान कांग्रेस को अब जल्द नया प्रदेश मुख्यालय भवन मिल जाएगा। नए मुख्यालय का निर्माण अब कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के सहयोग से करेगी। कल हुई बैठक में इसके लिए करोड़ों रुपए जुटाने का भी बंदोबस्त हो गया। बैठक में भाया और रोहित बोरा ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो वहीं सीपी जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जयपुर के मानसरोवर में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रदेश मुख्यालय के लिए गहलोत राज में जमीन भी आवंटित हो गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे भी इसका शिलान्यास करके चले गए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और ऐसे में नए दफ्तर की लागत के 80 करोड़ रुपए जुटाना मुश्किल हो गया। लिहाजा तभी से मुख्यालय अपने निर्माण की बाट जो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने इस भवन को अपने नेताओं के आर्थिक सहयोग से बनाने का फैसला लिया। एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या डीसीसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और जो नवीन भवन बन रहा है उसका काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लोगों ने कमिटमेंट किया है। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम कूपन एआईसीसी की अनुमति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी या एआईसीसी की तरफ से हम कूपन देंगे और कूपन के आधार के ऊपर ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बाकी नेतागण जो अपने हिसाब से भी जो दे सकते हैं वो सब लोग चंदा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर की जलमहल झील को नुकसान पहुंचाने और आसपास के क्षेत्र में रात्रि बाजार लगाने की अनुमति देकर इसके पानी को गंदा करने के लिए नगर निगम जयपुर हेरिटेज को फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज की लापरवाही और अवैध कृतियों के कारण जल महल झील पूरी तरह से नष्ट हो गई। वीसी के माध्यम से पेश हुए नगर निगम आयुक्त के पीछे स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा देख कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य है कि जल महल झील को लगभग नष्ट करके जयपुर शहर स्मार्ट कैसे बन जाएगा, जिसके बाद झील के जीर्णोद्वार और संरक्षण के निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा में पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी और गतिरोध के बाद लगातार सियासी पारा उछाल पर है। इसी बीच जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने चौंकाने वाला बयान दिया। बेनीवाल ने कहा कि जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उब चुकी है। बेनीवाल ने 2028 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का दावा भी किया। ये विधानसभा का जो अब का कार्यकाल है, ये आज तक का सबसे गिरा हुआ विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 साल, क्योंकि न तो सत्ता पक्ष के अंदर दमदार लोग हैं, न कोई अच्छे वक्ता है, और विपक्ष के अंदर जो लोग लीड कर रहे हैं ऐसे नजर आ रहे जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, कार्टून हो गया आपके। कार्टूनिस्ट तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये कार्टून है। ज्यादातर लोग जो हाउस के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ, तो राजस्थान की जनता ये नजारा देख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से राजस्थान की जनता उब चुकी है। राजस्थान सरकार जल्द ही सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग उन राज्यों का अध्ययन कर रहा है जहां पहले से ये नियम लागू है। महाराष्ट्र और असम के बाद राजस्थान तीसरा राज्य होगा जहां शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अक्टूबर 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे कपड़े पहनते हैं जो अनुचित होते हैं और बच्चों पर इसका गलत प्रभाव डलता है। इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि प्रदेश में शिक्षकों के लिए एकीकृत ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। रीट पात्रता परीक्षा 2024 शांतिपूर्ण संपन्न परीक्षा हुई। आज की पारी भी समाप्त हुई। 3 पारियों में परीक्षा का सफल आयोजन हुआ। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। आज दूसरे दिन भी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पूरी तरह अलर्ट रही। 24 से अधिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। 233 परीक्षा केंद्रों पर 11,500 से अधिक सरकारी वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। हारे का सहारा बाबा श्याम का 12 दिवसीय लक्की मेला अपने परवान पर है। इसी के साथ श्रद्धालुओं की कतार के साथ चारों ओर लखदातार की जय जयकार गूंज उठी। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में शीश नवाकर बाबा को अपनी फरियाद सुनाई। अब शाम सरकार एकादशी तक लगातार 271 घंटे भक्तों की फरियाद सुनेंगे। मेला क्षेत्र की निगरानी 6 ड्रोन और 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 9 सेक्टर में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने 22 सेक्टरों में विभाजित किया है। मेले में इस बार देश विदेश से 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। खबर मौसम से जुड़ी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर और चूरू में बारिश के साथ ओले गिरे। चूरू जिले में शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ अचानक ओले गिरना शुरू हो गए। रतनगढ़ तहसील के कांकड़ गांव में ओलावृष्टि हुई। चूरू में कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीकानेर में आंधी के साथ बारिश हुई और लूणकरणसर में ओले गिरे। बीकानेर में ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई। श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले के कई इलाकों में भी बारिश हुई। तो वहीं जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में 2 दिन से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा के कारण दिन के तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट हुई है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत। धन्यवाद।